जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। संदेश मैगजीन की सीरीज में ये होने वाला है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपके जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि वाह सर, मजा आ गया। क्योंकि आज के इस लेक्चर में खबरें बिल्कुल डूबी हुई हैं फैक्ट्स में, यानी कि ऐसी ऐसी खबरें हैं और ऐसे ऐसी बातें, ऐसा ऐसा करंट अफेयर जिसे आप कह लीजिए, जो 2026 के प्रीलिम्स के पेपर में आपको कट कॉपी पेस्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप निरंतर इस सीरीज में बने हुए हैं तो सबसे पहला काम आपको वीडियो देखते देखते ये करना है कि आपको नीचे टपाक से लाइक के बटन को दबा देना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपको उसमें कर देने हैं। आज की इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं अपने सभी एस्पिरेंट से कि पहले तो आप मुझे देख कहां से रहे हैं, अपने जिले का नाम आपको लिखना है हार्ट इमोजी के साथ, और आपको आगे अपनी एक लाइन, आपके लिए तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा लेकिन हमारे लिए वो बहुत बूस्ट का काम करता है। मैं जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ता हूं तो मेरे अंदर एक जोश आता है कि भाई अगली बार वीडियो इतनी तगड़ी बनानी है, इतनी तगड़ी बनानी है कि जो आए सब यहीं से आए। तो आप जब ऐसी अपने कमेंट्स करते हैं तो बहुत मजा आता है। तो ना सिर्फ आज आप सिर्फ अपने जिले का नाम हार्ट इमोजी के साथ लिखिएगा, बल्कि आगे एक डैश लगा के लाइन भी लिखिएगा कि आपको संदेश मैगजीन की सीरीज क्यों पसंद है। तो बहुत कम समय लगेगा लेकिन मेरी दरखास्त है कि आप सभी करेंगे तो भाई हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक लाइन में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको क्यों अच्छी लगती है और क्यों आप इस सीरीज के लेक्चर्स को दोस्तों देखते हैं। आइए आज के समाचार को हम लोग शुरू करते हैं। 10वें नंबर की वीडियो है, लेक्चर नंबर 10 है संदेश मैगजीन की सीरीज में। और आज मैंने आते ही दोस्तों स्क्रीन पर क्या लिख दिया है, गारंटी प्रश्न, यानी कि गारंटी का स्टैंप भी लगा दिया है, मोहर भी लगा दी है सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जो 2 प्रश्न आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, इन दोनों में से एक प्रश्न आना गारंटी है। और अगर आप में से कोई विद्यार्थी एफएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एमपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मान के चलिए दोनों भी आपको दिख सकते हैं। आइए दोनों को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां से, मध्य प्रदेश में एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शुचि उपाध्याय। शुचि उपाध्याय जी का चित्र हमने यहां पर नीचे लगा दिया है ताकि माइंड में एक रिलेशन वहां पर डेवलप हो। शुचि उपाध्याय कहां की रहने वाली हैं? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मंडला की बेटी हैं। तो 2 चीजें हमने याद रखी कि जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है शुचि उपाध्याय और ये कहां की रहने वाली हैं, तो ये मंडला की रहने वाली हैं। और हम इनके बारे में इसीलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि शुचि उपाध्याय जी का महिला भारतीय क्रिकेट टीम में जो है चयन हुआ और श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो त्रिकोणीय सीरीज होने वाली थी, यानी कि जिसमें 3 देश की टीमें जो हैं खेलती हैं, जैसे बाइलेटरल होता है, बिल्कुल ऐसे ही 3 टीमों के लिए त्रिकोणीय सीरीज होती है जिसमें भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका। तो इस सीरीज के लिए शुचि उपाध्याय का जो है दोस्तों चयन हुआ भारतीय महिला क्रिकेट टीम में। तो एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं, खिलाड़ी का नाम क्या है? शुचि उपाध्याय। शुचि उपाध्याय कहां की हैं? तो ये मंडला की रहने वाली हैं। शुचि उपाध्याय का कौन सी टीम में चयन हुआ है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। और कौन से मैच के लिए, कौन से टूर्नामेंट के लिए इनका चयन हुआ था? त्रिकोणीय सीरीज जिसमें भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टूर्नामेंट खेला जाने वाला था। तो याद रखिएगा शुचि उपाध्याय। आ जाते हैं एक और अल्टीमेट लेवल का प्रश्न है, यहां पर आपको एक और खिलाड़ी दिखेंगी दोस्तों। शुचि उपाध्याय जो है बॉलर हैं और जिस हिसाब से उन्होंने बॉल पकड़ी हुई है वहां से साफ झलकता है कि ये स्पिनर हैं। ये कैसी बॉलर हैं? ये स्पिनर बॉलर हैं, ठीक है, फिर की गेंद जो फेंकती हैं। यहां पर एक और खिलाड़ी मध्य प्रदेश की, ये ऑलराउंडर की भूमिका है, यानी कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करने में लाजवाब। नाम है दोस्तों इनका क्रांति गौड़। और लिखवा लीजिए, ये प्रश्न चिपक कर आएगा, ये प्रश्न चिपक कर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नाम है क्रांति गौड़, गौड़ है ना। जिला कौन सा है, किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये छतरपुर जिले से संबंधित है।
उसके बाद ये आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बेशकीमती प्रश्न, यानी कि इनका संबंध किस जनजाति से है। तो इनका संबंध जो है गोंड जनजाति से है। भूमिका क्या है इनकी, ऑलराउंडर भूमिका है। अगर सरल प्रश्न आया तो ऊपर के 4 पॉइंट से आ जाएगा, लेकिन जो पढ़ के नहीं जाएगा तो उसके लिए क्या ही सरल, उसके लिए तो सब कुछ डिफिकल्टी होगा। अब अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आया तो क्या आएगा, वो आपसे पूछ लेंगे कि जो क्रांति गौड़ हाल ही में जिनका छतरपुर जिले से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ, और अभी जब महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई तो उस टीम का भी हिस्सा थी ये, तो इन्होंने डेब्यू कब किया था भारत क्रिकेट टीम में, डेब्यू मतलब शुरुआत कब करी थी, तो इसी साल 11 मई 2025 को वनडे का मैच खेले जाने वाला था, 50 ओवर वाला, श्रीलंका के विरुद्ध। तो इस मैच के लिए इनका जो है चयन हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 11 मई 2025 को क्रांति गौड़ का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में डेब्यू हुआ, उनकी शुरुआत हुई। वनडे मैच था जो कि किसके अगेंस्ट खेला जाने था, श्रीलंका के अगेंस्ट। और जो शुचि उपाध्याय हैं उनका त्रिकोणीय सीरीज में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक टूर्नामेंट खेला जाने वाला था। तो आप ये 2 प्रश्न याद रखिएगा और बिल्कुल गारंटी के साथ आपका एग्जाम में ये आपको कॉपी पेस्ट दिखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये मध्य प्रदेश के कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है, देखकर आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा सरल सा था, लेकिन पढ़ लेना जरूरी है। जो उज्जैन से होंगे हो सकता है उन्हें तो ऑलरेडी ये पता हो। दोस्तों यहां पर एक पंचक्रोशी यात्रा का जिक्र है। कौन सी यात्रा, पंचक्रोशी यात्रा। अब आपको सिंपल क्या याद रखना है एग्जाम के नजरिए से कि पंचक्रोशी यात्रा का संबंध किस जिले से है। तो पंचक्रोशी यात्रा का संबंध जो है, पंचक्रोशी यात्रा का जो संबंध है वो उज्जैन जिले से है। कहां से है, उज्जैन जिले से संबंध है पंचक्रोशी यात्रा का। कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि प्रीलिम्स में अलग अलग नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे ऐसा हो सकता है कि जैसे तांतिया भील वाला प्रश्न एक बार आ गया था, है ना, तो ऐसे यहां पर भी आ सकता है कि पंचक्रोशी यात्रा का पुराना नाम क्या था। तो पंचक्रोशी यात्रा का पुराना नाम था पंचकोसी। पुराने टाइम पे कहते थे पंचकोसी, अब नाम हो गया है पंचक्रोशी, है ना। तो आपसे पुराना नाम भी पूछ सकता है। तो हम जब भी हमारे सामने ऑप्शंस होंगे तो हमको लगता है कि भैया पंचक्रोशी है तो पहले कुछ और रहा होगा, तो हम ऐसी परिस्थिति में फिर हो सकता है कि पंचकोसी शब्द को इग्नोर कर जाएं। तो पुराना नाम पंचकोसी, वर्तमान नाम पंचक्रोशी, और संबंध किस जिले से है, उज्जैन से है। ठीक है, चलिए ये हमको यहां पर पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की यहां पर जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखने को मिलता है, एक और बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न। मध्य प्रदेश की 25th सेंचुरी यानी कि मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य यानी कि 25th सेंचुरी किस जिले में होगी, किस जिले में होगी। मध्य प्रदेश की 25th सेंचुरी किस जिले में होगी, 25वां अभ्यारण्य किस जिले में होगा। तो मध्य प्रदेश का जो 25वां अभ्यारण्य है दोस्तों वो सागर जिले में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा, सागर जिले में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का 25वां अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा, सागर जिले में बनाया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो नाम रखा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। इतनी बात क्लियर हो गई, साफ स्पष्ट कहानी है कि मध्य प्रदेश में अब कितनी सेंचुरीज हो जाएंगी, मध्य प्रदेश में अब कितने अभ्यारण्य हो जाएंगे, तो बोले 25 अभ्यारण्य हो जाएंगे। और ये 25वां अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा, तो बोले सागर जिले में बनाया जाएगा। और सागर जिले में ये जो 25वां मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य अर्थात सेंचुरी बनाई जाएगी, इसका नाम क्या रखा जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, या फिर कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। ठीक है, एक ये हमारा तगड़ा प्रश्न हो गया आज का। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखें
झाबुआ कलेक्टर सम्मानित। अब ये झाबुआ कलेक्टर सम्मानित हुआ तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। समझने वाली चीज ये है कि झाबुआ कलेक्टर को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है। सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे जब आता है, यानी कि सिविल सेवा दिवस जब आता है, अभी आगे पढ़ाऊंगा कब आता है क्या आता है, भाई पूरी बात बताऊंगा। सिविल सर्विसेज डे पर झाबुआ कलेक्टर का नाम नेहा मीणा, इनको सम्मानित किया गया और इन्हें वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि कौन से साल का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार था, है ना। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार को हम लोग कहते हैं पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। क्या कहते हैं? पीएम एक्सीलेंस अवार्ड, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? नेहा मीणा। ये कहां की कलेक्टर हैं? ये झाबुआ की कलेक्टर हैं। किस वर्ष के लिए दिया गया? 2024 वर्ष के लिए। पुरस्कार का नाम क्या है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। अब नेहा मीणा जी ने ऐसा क्या किया था कि उनको 2024 का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिल गया? तो नेहा मीणा जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में झाबुआ के अंदर एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था मोटी आई अभियान। ठीक है ना। अब ये मोटी आई कोई मजाक नहीं बन रहा है। मोटी आई अभियान जो है कुपोषण को दूर करने के लिए है बच्चों में, है ना। तो मोटी आई अभियान ये कहां चलाया गया? तो झाबुआ में चलाया गया। और इसी अभियान की सफलता पर, इसी अभियान की सक्सेस के लिए नेहा मीणा जी को 2024 का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। मोटी आई अभियान किस चीज से संबंधित है? कुपोषण उन्मूलन से संबंधित है। बोले सर कुपोषण उन्मूलन को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन रिमूवल, यानी कि कुपोषण से छुटकारा पाने के लिए। और ये कुपोषण की जो अधिकतर समस्या है ये किसमें देखने को मिलती है? ये 0 से 5 वर्ष के जो कुपोषित बच्चे होते हैं, यानी कि 0 से 5 वर्ष की जो बच्चों की आयु होती है वहां, उसमें सबसे ज्यादा कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है। तो मोटी आई अभियान के तहत घर घर जाकर बच्चों के पोषण की निगरानी रखी गई कि बच्चे कितना ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, बच्चों को कितना पोषण मिल रहा है। घर घर जाकर इसकी जांच की गई, इसीलिए कहा मोटी आई। तो घर घर जाकर इसकी जांच करी गई मोटी आई अभियान में। और ये जो मोटी आई अभियान है ये झाबुआ के किस ब्लॉक में चलाया गया? ब्लॉक का मतलब क्या होता है? विकास खंड जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है। तो कौन से ब्लॉक में चलाया गया? तो ब्लॉक का नाम है रामा ब्लॉक। ब्लॉक का नाम क्या है? रामा ब्लॉक। कौन सा जिला? झाबुआ जिला। कौन सा अभियान? मोटी आई अभियान। क्या उद्देश्य है? कुपोषण उन्मूलन, यानी कि टू रिमूव द मेल न्यूट्रिशन। किस आयु के बच्चों के लिए? 0 से 5 आयु के बच्चों के लिए। कैसे किया जाता है इस अभियान को? बोले घर घर जाके चेक करते हैं कि कौन से बच्चे को कितना जो है पोषण मिल पा रहा है। ठीक है। पुरस्कार को भी हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे हमको क्या जानकारी यहां पर प्राप्त होने देखने को मिलती है? यहां पर साफ लिखा हुआ है, आपसे प्रश्न आ सकता है करंट अफेयर्स में, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और इसी दिन तो हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि नेहा मीणा झाबुआ की कलेक्टर, उनको पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला सिविल सर्विसेज डे वाले ही दिन। तो वो 21 अप्रैल की वहां पर बात हो रही थी। उसके बाद दोस्तों यहां पर छोटी सी फटाक से लपक के एक और खबर हम पढ़ सकते हैं। क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, अब वहां पर नया बिजली का कनेक्शन मात्र 5 रुपए में दिया जाएगा। मात्र 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में नया बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा, यानी कि न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। और ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। अब आप ये मत समझना कि सर 5 रुपए में बिजली मिल रही है। अरे 5 रुपए में बिजली नहीं मिल रही, 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है।
₹5 में बिजली नहीं मिल रही है दोस्त, ₹5 में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। और सिर्फ कहां पर, सिर्फ कहां पर, तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में। सिर्फ कहां पर, तो भैया सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई। मात्र ₹5 में नया बिजली का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। यह फैसला किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, ये फटाक से पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हमें क्या प्राप्त होती है यहां पर कहानी, ये देखें। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति के पास 25 से ज्यादा गाय हैं, 25 से ज्यादा, मोर देन 25 काउज हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक जितना भी अनुदान देती थी, अभी तक, अनुदान का मतलब क्या होता है? अनुदान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या है? सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता। सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता, सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प। तो मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति के पास मोर देन 25 काउज हैं, 25 से अधिक गाय हैं, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अब उसे 25% एक्स्ट्रा ग्रांट यानी कि 25% अतिरिक्त अनुदान देने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी समझ में आ गई। कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा? 25%। यहां पर एक और फैक्ट देखने को मिलता है कि अभी पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में कितना योगदान देता है? 9% का योगदान देता है अभी एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट। मैं लिख देता हूं यहां पर, एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में एमपी का योगदान कितना प्रतिशत है भैया दूध उत्पादन में? तो एमपी का योगदान दूध उत्पादन में 9% है। ठीक है, 9% है, जिसे मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ाकर कितना ले जाना चाहती है? तो 9 से 20% ले जाने का लक्ष्य सेट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। कितने से कितना प्रतिशत? 9% से 20% दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन को, योगदान को, जो अभी वर्तमान में भारत के टोटल दूध उत्पादन में केवल 9% योगदान है, तो उसको बढ़ाकर 20% योगदान करने का लक्ष्य बनाया गया है। आगे दोस्तों ये जो खबर आपको दिख रही है, ये मैंने इसीलिए जोड़ी है क्योंकि आज आपको एमपी हिस्ट्री की बहुत चर्चा करी है संदेश मैगजीन में। मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया, जो आप पूछते हैं बार बार कि आज इस लेक्चर में सर कौन से महीने की संदेश मैगजीन आप पढ़ा रहे हैं? तो आज इस लेक्चर में दोस्तों मैं मई महीने की संदेश मैगजीन आपको पढ़ा रहा हूं। कौन से महीने की? मई 2025 महीने की मैं संदेश मैगजीन आपको पढ़ा रहा हूं। और आपको पता है कि मई से मैं बैक जा रहा हूं जनवरी तक, और जैसे ही मैं जनवरी तक जाऊंगा तब तक उम्मीद है कि एमपी गवर्नमेंट नवंबर और दिसंबर की तो लॉन्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिसंबर की मैगजीन लॉन्च करी जाएगी दिसंबर के बाद, यानी कि जनवरी 2025 की शुरुआत में। तो उस एक मैगजीन के लिए तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैगजीन आएगी नहीं तब हम दे नहीं सकते। लेकिन अभी मई से जनवरी तक मैं कवर करवाऊंगा, तब तक नवंबर महीने की सरकार पब्लिश कर देगी, तो नवंबर महीने की भी आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर दिसंबर की जब भी सरकार देगी दिसंबर की पढ़ा दूंगा, तो हमारा जनवरी टू दिसंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मई महीने की खबर चल रही है। तो दोस्तों यहां पर हमको एक ये खबर देखने को मिली कि रीवा में जो है वो जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, नई बिल्डिंग बनी है। मतलब रीवा में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसकी एक बड़ी ही शानदार और आलीशान बिल्डिंग बनाई है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जिला न्यायालय भवन, अंग्रेजी में कहते हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग। ठीक है, अब बोले सर बिल्डिंग नहीं बनी है, कौन सी खबर है? अरे मैगजीन के अंदर हिस्ट्री के संबंध में खबर आई, आइए वो मैं आपको पढ़ाता हूं अगले पेज पर। ठीक है, मैगजीन में हिस्ट्री के संबंध में दोस्तों खबर आई, और मैगजीन में बताया गया कि जैसे आज के टाइम पर अदालतें चलती हैं, कोर्ट चलती हैं,
ऐसे ही मध्य प्रदेश का इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं तो ऐतिहासिक रूप से भी हमको न्यायालय व्यवस्था यानी कि जुडिशरी सिस्टम भी देखने को मिलता है। कैसे? आइए उसके लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में डूबना पड़ेगा। और ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये संदेश मैगजीन में कंटेंट दिया है, हालांकि उसको पढ़ के छांट के मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों क्या बोलता जा रहा है। बघेल शासक, बघेल शासक मतलब बघेल डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है। बघेल शासकों का जो रॉयल कोर्ट होती थी, राज दरबार, उसमें दो तरह के न्यायालय होते थे, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स होती थी। क्या होता था? 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। बघेल शासकों के राज दरबार में 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स यानी कि 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। पहले वाले का नाम सुनिएगा, मिताक्षरा। पहले वाले का नाम क्या है? मिताक्षरा। तो हम इसको बोल देते हैं न्यायालय नंबर 1, मिताक्षरा, ठीक है। और दूसरे वाले न्यायालय का नाम क्या था? एक मिनट रुकिएगा, दूसरे वाले न्यायालय का नाम क्या था दोस्तों? दूसरे वाले न्यायालय का नाम क्या था? तो दूसरे न्यायालय का नाम था धर्म सभा। तो धर्म सभा को हम लोग क्या बोल दें? कोर्ट नंबर 2 बोल दें। तो हम इसको कोर्ट नंबर 2 बोल देते हैं, हम इसको न्यायालय नंबर 2 बोल देते हैं। तो यानी कि बघेल शासकों के राज दरबार में 2 प्रकार की अदालतें यानी कि 2 प्रकार के न्यायालय चलते थे। एक का नाम था मिताक्षरा और दूसरे का नाम था धर्म सभा, ठीक है। अब ये किसके राज दरबार में चला करते थे? तो राजा का नाम उपलब्ध है क्या सर? बिल्कुल उपलब्ध है, महाराजा विश्वनाथ सिंह के टाइम पर, ठीक है। किसके टाइम पर? महाराजा किंग विश्वनाथ, किंग विश्वनाथ के टाइम पर, किंग विश्वनाथ के टाइम पर ये दो कोर्ट्स यानी कि 2 न्यायालय चलती थी। मतलब कोर्ट्स बोलेंगे तो चलती थी बोलना पड़ेगा, न्यायालय बोलते तो चलते थे, ठीक है। तो राजा विश्वनाथ सिंह के टाइम पर ये 2 टाइप के न्यायालय चलते थे। एक का नाम था मिताक्षरा, वापस याद करें, मिताक्षरा। और दूसरे का नाम क्या था? धर्म सभा, है ना। कि हे मित्र, तुम्हें तो अक्षर लिखना भी नहीं आता, इसके लिए तो तुम अधर्म कर रहे हो, तो तुमको धर्म सभा में भेजा जाएगा, है ना। कि हे मित्र, तुमको एक अक्षर भी लिखना नहीं आता, ये एक अधर्म है और इसीलिए अब तुम्हारा फैसला धर्म सभा में होगा। तो मित्र, तुम्हें अक्षर लिखना नहीं आता तो मिताक्षरा, और अब तुम्हारा फैसला कहां होगा? धर्म सभा में होगा। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। आपसे एमपी हिस्ट्री में एक और प्रश्न ये बन सकता है, आपसे एमपी हिस्ट्री में एक और प्रश्न बन सकता है कि राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा, राजा विश्वनाथ सिंह बहुत ही प्रतिभाशाली राजा थे और इनके द्वारा एक प्ले, एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था आनंद रघुनंदन। इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था, एक नाटक, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था। क्या नाम है? आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, आनंद रघुनंदन। ये क्या था? ये एक नाटक यानी कि प्ले था। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आनंद रघुनंदन नाम के इस नाटक को हिंदी भाषा का प्रथम नाटक कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है, हिंदी भाषा का प्रथम नाटक यानी कि फर्स्ट प्ले इन हिंदी लैंग्वेज किसे कहा जाता है? आनंद रघुनंदन को, जो कि किसने लिखा? राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मिताक्षरा और धर्म सभा नाम की 2 अदालतें हैं, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि इनकी स्थापना जो है दोस्तों 1827 के वर्ष में की गई थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक चीज और जान लीजिए कि ये जो मिताक्षरा और धर्म सभा है, इनको स्थापित करने का जो श्रेय है, देखो स्थापित किस राजा के टाइम पे हुई? राजा विश्वनाथ सिंह। लेकिन इन दोनों अदालतों को स्थापित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? दोनों नाम ध्यान से देखें। पंडित कृष्णचारी गोविंद राम शुक्ल, पंडित कृष्णचारी गोविंद राम शुक्ल और गोकुलनाथ को जाता है। किस किस को जाता है? पंडित
कृष्णाचारी, पंडित कृष्णाचारी गोविंद राम शुक्ल और गोकुलनाथ को जाता है। ठीक है, इन दोनों नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि जो श्रेय है वो किसे जाता है, इनको जो है श्रेय जाता है। श्रेय का मतलब होता है क्रेडिट, कि भैया पंडित कृष्णाचारी गोविंद राम शुक्ल और गोकुलनाथ। ठीक है, अच्छा एक और फैक्ट और बताता है कि ये जो धर्म सभा नाम की अदालत है, इसमें जो सबसे पहले मुखिया बनाए गए थे उनका नाम था श्री रामनाथ। ठीक है, ये पहले मुखिया थे। कौन थे? पहले मुखिया। ये पहले मुखिया थे, फर्स्ट मुखिया। मुखिया का मतलब हो गया हेड, जैसे कि जज साहब होते हैं ना अदालत में, बिल्कुल वैसे ही। तो कौन सी अदालत के? धर्म सभा नामक जो अदालत थी उसके पहले मुखिया कौन बनाए गए थे? तो उनका नाम था श्री रामनाथ। ठीक है, तो यह प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से कोई अदालतें चलती थीं? तो बोले हां, दो न्यायालय चलते थे, एक मिताक्षरा और दूसरा कौन सा चलता था? धर्म सभा। दोनों को किस राजा के टाइम पर बनाया गया? बोले 1827 में राजा विश्वनाथ सिंह के समय पर बनाया गया। उसके बाद क्या राजा विश्वनाथ सिंह के संबंध में कोई नाटक वगैरह भी है क्या? बोले हां, आनंद रघुनंदन। और आनंद रघुनंदन में क्या खासियत है? बोले हिंदी भाषा का सबसे पहला नाटक माना जाता है, फर्स्ट प्ले इन हिंदी लैंग्वेज। बोले मिताक्षरा और धर्म सभा नाम के जो न्यायालय थे, इनको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बोले पंडित कृष्णाचारी गोविंद राम शुक्ल और गोकुलनाथ को जाता है। धर्म सभा नामक जो अदालत थी, जो न्यायालय था, उसके जो पहले मुखिया बनाए गए उनका नाम क्या था? बोले उनका नाम श्री रामनाथ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों इस पेज से आप सभी को। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है। आपको यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगी कि विंध्य प्रदेश का गठन, दोस्तों विंध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए 1948 वर्ष लिख देता हूं, आपको मुझे तारीख बतानी है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं कि विंध्य प्रदेश जब बना था तो ये मध्य प्रदेश से पहले ही बन गया था, मध्य प्रदेश तो बाद में आया है। तो विंध्य प्रदेश का जो स्थापना वर्ष है वो अलग है, उसकी तारीख अलग है, और लागू होने की तारीख अलग है। लागू होने की तारीख अलग है, यानी कि सन तो सेम ही है, सन तो सेम है, जो सन है, जो ईयर है वो तो सेम है 1948, लेकिन यहां पर स्थापना के टाइम पर मार्च की कोई तारीख आएगी वो आपको बतानी है मुझे, और लागू के टाइम पर जो है आपको अप्रैल की तारीख मिलेगी, वो आपको मुझे कमेंट में बतानी है। आप कमेंट में आंसर देने का सही तरीका नहीं लिखते हैं। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि आप आंसर जब भी दें तो पहले लिखा करिए आंसर, या हिंदी में लिखा करिए उत्तर, और उसके बाद जो है आप अपना आंसर दिया करिए। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कौन सा फैक्ट लिख रहे हो, कमेंट सेक्शन में कुछ समझ में नहीं आता, तो एक संदर्भ चला जाता है। तो आप कृपया करके आंसर लिख के अपना आंसर दिया करिए। तो विंध्य प्रदेश के गठन से पहले बघेल राजाओं ने रीवा में एक लिखित कानून बनाया था। अभी हमने पीछे मिताक्षरा और धर्म सभा तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या पढ़ना है कि विंध्य प्रदेश 1948 में बनने से पहले बघेल राजाओं ने एक रीवा में लिखित कानून बनाया था। इस लिखित कानून का नाम क्या था? तो इस लिखित कानून का नाम था रीवा राजमार्ग अधिनियम 1935। रीवा राजमार्ग अधिनियम, यानी कि रीवा हाईवे एक्ट 1935। आप देखिए किस जमाने से कानून व्यवस्था बना दी गई है ना। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखें कि रीवा में कचहरी यानी कि कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? बोले जिस साल का अधिनियम है उसी साल जो है रीवा में 1935 में कचहरी यानी कि कोर्ट की स्थापना हुई थी। इतनी बात क्लियर हुई। विंध्य प्रदेश बनने के बाद, यानी कि 1948 में विंध्य प्रदेश बन गया, तो विंध्य प्रदेश बनने के बाद रीवा में सितंबर 1948 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या क्या जाना? विंध्य प्रदेश के गठन से पहले, विंध्य प्रदेश का गठन 1948 में हुआ, स्थापना मार्च 1948 में हुई और लागू हुआ
अप्रैल 1948 से। तो इससे पहले ही 1935 के जमाने में रीवा के अंदर लिखित कानून यानी कि रिटन लॉ चलता था, जिसका नाम था रीवा राजमार्ग अधिनियम 1935 यानी कि रीवा हाईवे एक्ट 1935। इसी वर्ष 1935 में रीवा में एक कचहरी की स्थापना भी हुई, परंतु विंध्य प्रदेश बनने के बाद 1948 सितंबर के महीने में रीवा में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये आपको एमपी हिस्ट्री के एमसीक्यूज आ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो उस नजरिए से आपको याद रखना है। अब आप बोलो सर क्या गारंटी है कि ये ही प्रश्न आएगा? तो देखो भैया, गारंटी तो क्या ही है, कुछ भी गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी जरूर है कि जो व्यक्ति सरकारी मैगजीन और सरकारी डेटा पढ़ता है वो दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में सुरक्षित मार्ग पर चलता है। यह गारंटी पक्की दे सकता हूं। अब कौन सा क्वेश्चन आयोग उठाएगा, कौन सा क्वेश्चन आयोग नहीं उठाएगा, जिस दिन मैंने ये गारंटी लेना शुरू कर दिया तो फिर तो मैं गारंटी एग्जाम निकलवाने की ले लूंगा, तो फिर मैं एक बच्चे से 5 लाख रुपया लिया करूंगा। मजाक कर रहा हूं भाई। तो आप मुझसे ऐसा काम मत करो, पूछो कि बोले गारंटी बिल्कुल ये छपा आएगा। आज जो सबसे पहला प्रश्न बताया वो छपा आएगा, उसकी गारंटी ले तो रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप बात को। तो गारंटी मत ढूंढो, बोले हम सरकारी चीज पढ़ रहे हैं तो सुरक्षित मार्ग पर है, सिलेबस के संबंध में है तो सही है, ठीक है, कुछ भी उटपटांग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मई महीने की संदेश मैगजीन में सरकार ने बहुत ज्यादा जो है इतिहास पर जोर दिया, लेकिन सरकार ने 5% जोड़ दिया तो हमने उस पर 500% जोड़ देके उसके आसपास का सब कुछ निकाल लिया। जैसे कि सरकार ने भीमबेटका गुफाओं के बारे में जोड़ दिया, तो भीमबेटका गुफाओं के बारे में हमने पूरा चिट्ठा निकाल के एक बार सोचा कि आपको रिवाइज करवा दें, हो सकता है एमपी हिस्ट्री के नजरिए से प्रश्न आ जाए। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने करी थी? ये तो आप सभी को पता है, वीएस वाकाणकर ने करी थी। कब करी थी? 1957-58 में, ठीक है। किसी किताब में आपको 57 दिखेगा, किसी में 58 दिखेगा, दोनों वर्ष घुसा दो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। 1957 वैसे ज्यादा मैं उसको सही मानता हूं। तो वीएस वाकाणकर ने 1957-58 में भीमबेटका गुफाओं की खोज करी। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष शामिल किया गया? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में जो है शामिल किया गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझो। सरकार कहती है कि वीएस वाकाणकर ने भीमबेटका गुफाओं की जो खोज करी थी वो 1958 में करी थी, किताबों में 57 भी होता है। और जब उन्होंने खोज करी तो अपनी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करी, और इस सर्वे रिपोर्ट में उन्होंने जानकारी दी कि बोले भैया मैंने ऐसे ऐसे कुछ गुफाओं की जो है खोज करी है और उसको मैं अपनी सर्वे रिपोर्ट में लिख रहा हूं। लेकिन यह सर्वे रिपोर्ट दोस्तों धूल खाती रही और आखिरकार उनकी 1958 की मेहनत 1971 में जाके रंग लाई। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है पुरातात्विक अन्वेषण शुरू हुआ, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन शुरू किया गया, पुरातात्विक विभाग के द्वारा जो है इन गुफाओं की जांच करना प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो उन्होंने खोजा 58 में, परंतु जो उनकी रिपोर्ट पे काम करना शुरू हुआ, जो वहां पर एक्सकवेशन शुरू हुआ, जो अन्वेषण वहां पर शुरू हुआ, वो 1971 में हुआ। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में भीमबेटका की गुफाओं को स्थान किस वर्ष मिला? 2003 में मिला। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं इस मैगजीन को पढ़ता चला गया और आपके काम की खबरें और निकलती गई। यहां पर फिर दोस्तों हमको जानने को मिलता है हमारे वीएस वाकाणकर जी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1919 और जिनका देहांत हुआ 1988 में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 4 मई 1919 को श्री विष्णु वाकाणकर जी का जो है जन्म हुआ। इनका जो पूरा नाम लिखा जाता है, पूरा नाम भी आपसे एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि इनका पूर्ण नाम जो था वो क्या था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल वीएस वाकाणकर भी याद कर लेते हैं तो वो पूरे नाम को नहीं जानते हैं।
डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर, यानी कि वी फॉर विष्णु, एस फॉर श्रीधर और फिर वाकाणकर तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इनका एक और नाम भी पूछा जा सकता है जिससे लोग इन्हें जानते थे। तो इनका एक और नाम था हरिभाऊ वाकाणकर। क्या नाम था? हरिभाऊ वाकाणकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि इनका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? हरिभाऊ वाकाणकर। और इनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर। और दूसरा नाम क्या था? हरिभाऊ वाकाणकर। इतनी बात क्लियर हुई। अब भीमबेटका की गुफाओं के संदर्भ में तो हम इनको जानते ही हैं, लेकिन इनके द्वारा एक बहुत बहुमूल्य चीज पर और खोज करी गई थी। बहुत खोज करना इनका जिंदगी में बड़ा उद्देश्य था। तो इन्होंने एक ऐसी चीज के ऊपर भी खोज करी जो नदी गायब हो गई। यानी कि भारत में सरस्वती नदी के ऊपर जब भी चर्चा होती है तो हम बात करते हैं सरस्वती नदी गायब हो गई। तो इन्होंने सरस्वती नदी पर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च करी थी, ये आपको पता होना चाहिए। भीमबेटका गुफाओं के साथ साथ सरस्वती नदी पर भी महत्वपूर्ण शोध यानी कि इंपॉर्टेंट रिसर्च इनके द्वारा की गई। उसके बाद एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से डॉक्टर वीएस वाकाणकर को जनवरी 1975 में सम्मानित किया गया। यह भी एक बहुत बहुमूल्य प्रश्न है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष, जरूरी नहीं है प्रतिवर्ष, क्योंकि मैं पहले आपको खबर बता देता हूं कि डॉक्टर वीएस वाकाणकर के सम्मान में मध्य प्रदेश की सरकार जो है अवार्ड देती है। किस फील्ड में? पुरातत्व की फील्ड में, आर्कियोलॉजी की फील्ड में मध्य प्रदेश की सरकार जो है अवार्ड देती है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये अवार्ड हमेशा प्रतिवर्ष ही दिया जाए, जैसा मैगजीन में लिखा है। कभी कभार 2 साल में भी एक बार जो है इसको दिया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसी के साथ साथ दोस्तों जो रातापानी अभ्यारण्य है यानी कि रातापानी सेंचुरी, उसका नाम भी बदलकर डॉक्टर वाकाणकर सेंचुरी यानी कि डॉक्टर वाकाणकर अभ्यारण्य कर दिया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां से देखने को मिलता है, यानी कि रातापानी अभ्यारण्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रातापानी सेंचुरी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? डॉक्टर वाकाणकर अभ्यारण्य के नाम पर जो है कर दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इनके नाम पर जो सम्मान मिलता है उसका पुरस्कार का नाम सुन लीजिए। शॉर्ट में इसको हम वाकाणकर सम्मान भी कहते हैं, जो कि अधिकतर लोग जानते हैं वाकाणकर सम्मान। वाकाणकर सम्मान की मैंने एक तिथि खोजने की कोशिश करी कि बोले वाकाणकर सम्मान मध्य प्रदेश में किस सन से शुरू हुआ, तो मुझे उसका सरकारी कुछ आंकड़े नहीं मिल पाए। लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और कुछ भी आप लिखें तो आंसर करके लिखिएगा, ठीक है। चलिए, पूरा नाम क्या है इस अवार्ड का? तो पूरा नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या नाम है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर राष्ट्रीय पुरस्कार। शॉर्ट में कहते हैं केवल वाकाणकर सम्मान। इस पुरस्कार में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पुरातत्व के क्षेत्र में यानी कि आर्कियोलॉजी की फील्ड में ये दिया जाता है, परंतु आपसे वो सम्मान राशि भी पूछ सकता है कि बोले कितना पैसा दिया जाता है इस अवार्ड के साथ। तो बोले 2 लाख का कैश प्राइज जो है इसके साथ दिया जाता है। जनवरी 1975 में इनको पद्मश्री मिला था। बढ़ते हैं आगे। अब एक और इंपॉर्टेंट करंट वाला फैक्ट, यानी कि लेटेस्ट हाल ही में 2025 वर्ष की ही खबर है कि 19वां वाकाणकर सम्मान दिया गया। 19वां वाकाणकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। देखो लिखा है 19th वाकाणकर नेशनल अवार्ड मिला। तो आपसे करंट का प्रश्न आपसे आ सकता है कि 19वां वाकाणकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो इनका नाम है श्री यशधर मठपाल। श्री यशधर मठपाल। श्री यशधर मठपाल। यानी कि अब ऐसे कर सकते हो, पुरातत्व का जो विभाग होता है उसमें लोगों को डर लगता है कि बोले हम रात में अंधेरे में खोजबीन करने जा रहे हैं, कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या कहते हैं यशधर जी कि हमेशा अपनी जिंदगी में यश रखो, खुश रहो और डर को मत पालो। डर को मत
पालो। तो डर को पालना नहीं है। जो पुरातत्व के क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त कर रहा है उसको डर तो कभी पालना ही नहीं है। तो मत पालो, तो मठपाल हम वहां से याद रखेंगे। और जीवन में हमेशा यश को भर के आप रखें। तो यशधर मठपाल, इनको 19वां वाकाणकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों 9 से 11 जनवरी 2026, 9 से 11 जनवरी 2026 को एक राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का सेमिनार भी होने वाला है, जिसका संबंध आर्कियोलॉजी के क्षेत्र से है। और ये जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर की याद में, उनकी मेमोरी में, उनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन में, योगदान में जो है किया जा रहा है। तो भोपाल के मिंटो हॉल में जो है इस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार का नाम मैं आपको बता देता हूं, रीसेंट एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स एंड म्यूजियोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में हाल की प्रगति, यानी कि आर्कियोलॉजी की फील्ड में, म्यूजियोलॉजी की फील्ड में वर्तमान में क्या क्या प्रगतियां हुई हैं, इसके संबंध में सेमिनार किया जाएगा 9 से 11 जनवरी 2026। और सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाणकर के योगदान को पुनः याद करना और उनकी मेमोरी में, उनकी यादों में इस सेमिनार को अंजाम तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए, और ये जरूर नाम याद रखिएगा, कौन? श्री यशधर मठपाल। ठीक है, 19वां वाकाणकर सम्मान इनको मिला है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यह भी बहुत जानदार शानदार खबर है। यह मैंने आपको अभी बताया कि जो रातापानी अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य का नाम डॉक्टर वाकाणकर अभियान रख दिया गया, डॉक्टर वाकाणकर अभ्यारण्य रख दिया गया। रातापानी अभ्यारण्य का नाम, यह हमने ऑलरेडी कवर किया, यह फैक्ट हमने पीछे कवर किया। ठीक है, कि डॉक्टर विष्णु वाकाणकर अभ्यारण्य इसका नाम हो चुका है, यह हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। परंतु आपने जो एक चीज कवर नहीं करी वो हम यहां पर करेंगे। वो क्या है कि रातापानी अभ्यारण्य को हाल ही में मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व, यानी कि 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। रातापानी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 8वां है, और इंडिया में 57वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व और भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रातापानी को, और साथ ही साथ उसका नाम बदलकर डॉक्टर वाकाणकर अभ्यारण्य रख दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 8वां बाघ अभ्यारण्य बनने के कुछ ही समय बाद मध्य प्रदेश में एक नवा बाघ अभ्यारण्य भी बना दिया गया। मध्य प्रदेश में 9th नंबर का एक टाइगर रिजर्व और बना दिया गया। तो वो भी मैंने साथ में कवर कर लिया। मैंने कहा भैया रातापानी का जिक्र हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना, तो उसी के साथ लगे हाथ मध्य प्रदेश का जो नवा टाइगर रिजर्व है, यहां पर आप देखें मध्य प्रदेश का जो 9th नंबर का टाइगर रिजर्व है वो भी बना दिया गया। और ये किसे बनाया गया? माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और भारत के नजरिए से ये 58वां टाइगर रिजर्व है। इंडिया के नजरिए से ये 58वां टाइगर रिजर्व है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो हमने इसकी क्या करी, एक समरी लिख ली कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व, तो ये कौन हो गया? रातापानी। ऐसे ही हमने लिखा मध्य प्रदेश का
नवा टाइगर रिजर्व, तो ये कौन सा हो गया, माधव नेशनल पार्क। फिर हमने लिखा भारत का 57वां टाइगर रिजर्व, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व, तो ये भी कौन सा हो गया, राता पानी। और फिर हमने लिखा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, तो ये कौन सा हो गया, माधव हो गया। इतनी बात क्लियर है, यहां से भी गारंटी प्रश्न बनना है आपका प्रीलिम्स 2026 में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगले क्रम में हमको यहां पर एक और खबर देखने को दोस्तों मिलती है, रुकिएगा, एक और खबर देखने को मिलती है, महाकाल लोक के जैसा हनुमान लोक। हालांकि ये पुरानी खबर है परंतु रिसेंटली चर्चा में थी, क्योंकि जो हनुमान लोक का स्टेज नंबर 1 का जो काम है वो पूरा होने की कगार पर है। आपको बस इतना याद रखना है कि हनुमान लोक का संबंध कहां से है, तो हनुमान लोक का संबंध पांडुरना जिले से है। कहां से है, पांडुरना जिले से है। और हनुमान लोक को बनाने की जो शुरुआत है वो कब करी गई थी, 24 अगस्त 2023। ठीक है, चलिए एक ये इंपॉर्टेंट हो गया है ना। जब हमें पूरी हनुमान चालीसा नहीं याद थी, हम छोटे थे, तो उस टाइम पर जो हमारे बाबा थे वो हमसे कहते थे कि बेटा तुमको भूत वूत से डर बहुत लगता है, क्योंकि हम उनसे हमेशा भूत की कहानी सुनते थे। तो बोले कुछ ना याद रहे तो केवल एक मंत्र याद कर लेना, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो हमने हनुमान चालीसा बचपन में याद तो नहीं करी, लेकिन ये मंत्र जरूर पढ़ लिया। तो जब भी कभी कॉलोनी में रात के टाइम पे साइकिल चलाते थे तो हम यही मंत्र बोल लेते थे। उस टाइम पे घबराहट थोड़ी ज्यादा होती थी तो शांत हो जाता था। तो हनुमान लोक बनेगा कब, कहां बनेगा, पांडुरना में बन रहा है। और उसका फर्स्ट फेज यानी कि प्रथम चरण जो है समाप्त हो चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 अगस्त 2023 को। ठीक है, किसकी, हनुमान लोक की। सेम उसी तरीके से जाना पाव में कहां, जाना पाव में क्या बनाया जाएगा, जाना पाव में बनाया जाएगा परशुराम धाम। भगवान परशुराम धाम बनाया जाएगा कहां पर, जाना पाव में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जहां पर परशुराम भगवान रक्षा करते हैं वहां आप जाना पाव, वहां अपना पाव नहीं रख सकते आप उनकी अनुमति के बिना। तो वहां पर जाना पाव, जहां पर भगवान परशुराम रक्षा कर रहे हैं, तो जाना पाव में आपको भगवान परशुराम धाम का जो है जिक्र याद रखना है कि जिसको बनाएगी सरकार। ठीक है, हनुमान लोक पांडुरना ये हम पढ़ चुके दोस्तों। मैगजीन को पढ़ते टाइम में जब आगे पढ़ा तो मुझे यहां पर IIM इंदौर का जिक्र देखने को मिला। बहुत लोगों का सपना होता है कि वो MBA का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें और IIM इंदौर में उनको एडमिशन मिले, जो कि बहुत मुश्किल काम है। फिर लेकिन चर्चा हुई थी मैगजीन में तो हमने कहा कि आइए इसको उठा लिया जाए। दोस्तों 2025 में IIM इंदौर के 27 वर्ष पूरे हुए हैं और इसीलिए जो है IIM इंदौर चर्चा में रहा मैगजीन में। तो एक तो हमको याद रखना है कि 27 वर्ष पूरे हुए, साथ ही वहां से आपसे एक चुपचाप सीधा सिंपल फैक्ट उठा के पूछ सकता है कि IIM इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई। IIM इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1998 में करी गई। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा IIM परिवार में जो IIM इंदौर है वो कौन से नंबर का सदस्य था, तो 6ठा सदस्य था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बोले क्या, IIM इंदौर कौन से नंबर का IIM है, कौन से नंबर का IIM है। तो IIM परिवार में ये 6ठा सदस्य है, 6th मेंबर। ठीक है, IIM का मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में IIT सबसे बड़ा होता है और मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM सबसे बड़ा होता है। कई सारे IIT वाले बच्चे भी होते हैं जो IIM तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो सोचिए बहुत जटिल एग्जाम इसका माना जाता है। ठीक है, अब अच्छा देखिए, NIRF की रैंकिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी कॉलेज के लिए और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो NIRF रैंकिंग में कौन से स्थान पर है, ये करंट रैंकिंग है, 5वें स्थान पर है।
5वीं रैंक पर है आईआईएम इंदौर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, 2011 में आईआईएम इंदौर के द्वारा 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही टोटल 5 साल का एक प्रोग्राम चलाया गया कि जो व्यक्ति 12वीं कक्षा पास करता है तो 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक 5 साल का प्रोग्राम चलाया गया और जिसका नाम रखा गया आईपीएम। क्या नाम रखा गया? आईपीएम। तो आईपीएम क्या है? ये 5 वर्ष का प्रोग्राम है। ये 5 वर्ष का प्रोग्राम है कि भैया जो व्यक्ति एंट्रेंस क्लियर करता है तो वो अपनी कक्षा 12वीं के बाद सीधे आईआईएम इंदौर में आके आईपीएम प्रोग्राम को कर सकता है, जिसमें उसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल का है, यहां से सीधे 30-30, 40-40 लाख के पैकेज लगते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लें। आईआईएम इंदौर कौन से नंबर का सदस्य है आईआईएम परिवार में? ये 6ठे नंबर का सदस्य है। स्थापना कब हुई थी? 1998 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। वर्तमान एनआईआरएफ रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। आईआईएम इंदौर के द्वारा जो है 5 वर्ष का आईपीएम प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था। और हाल ही में 2025 में आईआईएम इंदौर को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 27 वर्ष पूरे हुए हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला भी दोस्तों बहुत प्यारा फैक्ट है। यहां पर क्या खबर निकल के आती है? यहां पर वो आपसे कहता है मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। इंग्लिश में भी इसका नाम हम लिख देते हैं मल्हारगढ़ प्रेशराइज्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। आपसे एमपीपीएससी में सीधा पूछेगा किस जिले से संबंध है? किस जिले से संबंध है? खत्म। मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? सीधा उठा के प्रश्न आपसे आएगा और आपको आंसर दे देना है मंदसौर जिले से। आपको आंसर दे देना है मंदसौर जिले से और आपका एक प्रश्न जेब के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मंदसौर में एक तहसील है जिसका नाम है मल्हारगढ़, उसी के नाम पर परियोजना का नाम रखा गया है। मल्हारगढ़ तहसील के 32 गांव को फायदा मिलेगा और मंदसौर तहसील के 115 गांव, मतलब 115 और 32 यानी कि 147 गांव को जो है इससे फायदा प्राप्त होगा। हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो बोले मंदसौर जिले से है। और पढ़ के सीधे आगे हमको बढ़ना है। आगे आ जाती है एक और इंपॉर्टेंट खबर। यहां पर दोस्तों जिक्र देखने को मिलता है हाल ही में लॉन्च की गई एक मिशन के बारे में जिसका नाम है मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। आपको इसका नाम कहीं कहीं कृषक की जगह, कृषक का मतलब ही होता है किसान, तो आपको यहां पर किसान नाम भी देखने को मिल सकता है, मध्य प्रदेश किसान कल्याण मिशन। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताता हूं। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, वो आपसे सिंपल एमसीक्यू में एक प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन में कृषि मशीनीकरण यानी कि एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन को कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य सेट किया गया है? तो बोले 1.5 गुना हमको इसको बढ़ाना है। आप कृषि मशीनीकरण समझते हैं? कृषि मशीनीकरण का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग करना, और एग्रीकल्चर में जितना ज्यादा मशीनों का उपयोग होगा उतना ज्यादा बेहतर कृषि हो पाएगी। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन यानी कि कृषि मशीनीकरण। तो जो मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन है उसमें कृषि मशीनीकरण को कितने गुना बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने गुना बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? 1.5 गुना बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। एक आपसे ये पूछेगा, फिर आपसे क्या पूछेगा कि कृषि के क्षेत्र में
पूंजी निवेश यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पूंजी निवेश मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट। जब आप एक जमीन खरीदते हो तो बहुत बड़ा पैसा लगाते हो, तो उसको हम पूंजी निवेश कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी निवेश में कितनी परसेंट से जो है उस वृद्धि करनी है, तो 75% से उसको बढ़ाना है। एक और फैक्ट हमको ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज सुनो, मध्य प्रदेश में हमको जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत कितनी जमीन को लेके आना है, तो 10% जमीन को हमें जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में लेके आना है। ये रहा एक और फैक्ट। एक और सुनो, कृषक कल्याण मिशन में फसल बीमा के दायरे में, क्रॉप इंश्योरेंस के दायरे में कितने प्रतिशत किसानों को लेके आना है, 50% किसानों को लेके आना है। एक और सुनो, ये एक और हो गया। फिर एक और सुनो, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितनी जमीन लेके आनी है, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत, माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कितनी परसेंट जमीन लेके आनी है, 20% जमीन को हमको लेके आना है, मतलब इसको बढ़ाना है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, 20% कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत हमको लेके आना है। तो एक बार रिवाइज कर लें, सुनिएगा। सबसे पहला था कृषि मशीनीकरण, यानी कि हमको कृषि में कितना प्रतिशत मशीनों का उपयोग लगभग बढ़ाना है, तो बोले अभी जितना हो रहा है उससे 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स एक आ गया यहां पर। उसके बाद पूंजी निवेश, कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कितना परसेंट तक करना है, 25% तक हमको बढ़ाना है। उसके बाद जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के दायरे में कितनी परसेंट मध्य प्रदेश की जमीन लेके आनी है, 10% लेके आनी है। फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस कितने प्रतिशत किसानों तक ले जाना है, 50% किसानों तक ले जाना है। माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितनी परसेंट जमीन लानी है, 20% जमीन लानी है। और जैविक खेती के अंतर्गत 10% लानी है। इतनी क्लियर हुआ? तो यहां से किसी भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और सारे के सारे कीमती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कृषक कल्याण मिशन था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़, मैंने इसीलिए कहा था कि आज आपके जुबान से एक ही शब्द निकलेगा, वाह सर मजा आ गया। हो सकता है ना भी निकले। मुझे कभी कभार दोस्तों ऐसे कमेंट भी देखने को मिलते हैं कि सर आप बातें ज्यादा करते हो, पढ़ाते कम हो। अब मुझे यह समझ में नहीं आ पाता कि मैं कहां बातें ऐसी ज्यादा कर जाता हूं और कहां मैं कम पढ़ा जाता हूं। यह हो सकता है हर टीचर में कोई कमी होती है, तो मेरे अंदर भी ये कमी हो सकती है कि शायद मैं ज्यादा बोल बोल के एक चीज को रिपीट कर करके पढ़ाता हूं। तो बस मेरा उद्देश्य बस इतना ही रहता है कि मुझे 15-20 मिनट ज्यादा लग जाएं, लेकिन मैं जो सूचना है वो ज्यादा बेहतर दे सकूं और उसको रिपीट कर करके आपको दिमाग में जो है डाल सकूं। वन टाइम रीडिंग करके कोई मुझे मजा प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप इसको मेरी कमी मान के इग्नोर कर दीजिए। और YouTube पर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, स्किप करने का ऑप्शन भी होता है, तो आप वैसे भी वीडियो को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बोलना तो पड़ता है, क्या करें, है ना। बोलेंगे नहीं तो थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, बोर हो जाओगे आप। अब देखिए, मध्य प्रदेश में एक इनिशिएटिव चलता है, एक पहल चलती है जिसको हम कहते हैं साइबर तहसील। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में एक पहल चलती है, एक इनिशिएटिव चलता है साइबर तहसील। यहां पर साइबर तहसील का मतलब क्या है कि तहसील में जो काम होता है उसको ऑनलाइन कर देना। तो उसको हमने क्या बोल दिया, साइबर तहसील, है ना। कि तहसील के काम को हम लोग क्या कर दिया, ऑनलाइन, ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। किसके काम को ऑनलाइन कर दिया? तहसील के काम को, तहसील के काम को ऑनलाइन कर दिया, तहसील के काम को ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। अब तहसील का जो काम है, तो ये जो साइबर तहसील जो पहल है, ये कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो हमने क्या पढ़ा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली जो साइबर तहसील अभियान है, तो साइबर तहसील अभियान को 21 अप्रैल 2025 यानी कि कौन सी तारीख है? वही वाली सिविल सर्विसेज डे वाली। तो इसी तारीख को
प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। कौन से वर्ष का? 2023 वर्ष का। कौन सी पहल को? साइबर तहसील पहल को। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना, क्या नाम था उनका? नेहा मीणा। नेहा मीणा को भी प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, लेकिन 2024 का। साइबर तहसील को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, लेकिन 2023 वाला है ना। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया कि कलेक्टर नेहा मीणा, इनको भी 21 अप्रैल को सम्मान मिला था, और इनको भी वही पीएम एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। पर कहानी यह थी कि इनको 2024 वर्ष के लिए मिला था, इनको 2024 वर्ष के लिए मिला है। लेकिन जो साइबर तहसील है, इसको प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 वर्ष के लिए मिला है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आने वाली है। इसको हम लोग एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनिएगा। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। नाम समझ में आया? सुनो पहले। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियाज नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची। अमूर्त का मतलब होता है इंटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते, जो एक संस्कृति है, जो एक कल्चर है ना। तो टेंजिबल चीज क्या होती है? टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जमीन है, कोई दीवार है। लेकिन इनटेंजिबल यानी कि अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसको केवल देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इंडिया की एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट होती है, जिसमें मध्य प्रदेश से 3 चीजों को शामिल किया गया है। इसीलिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य प्रश्न बन जाता है। कौन सी 3 संस्कृतियों को शामिल किया गया है? तो देखिए, भगोरिया जनजाति नृत्य यानी कि भगोरिया ट्राइबल डांस, उसके बाद गोंड जनजातीय चित्रकला यानी कि गोंड ट्राइबल पेंटिंग, और मां नर्मदा जी परिक्रमा, है ना, मां नर्मदा जी की परिक्रमा को। तो टोटल 3 चीजों को मैं बड़ा बड़ा यहां पे लिख रहा हूं। 3 चीजों को जो है, 3 चीजों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस 3 चीजों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन सी लिस्ट है साहब? तो बोले ये वाली लिस्ट है, इंडिया की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, यानी कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। ओके, चलिए तो एक बार रिपीट कर लें। भगोरिया डांस, गोंड पेंटिंग, भगोरिया डांस, गोंड पेंटिंग और मां नर्मदा परिक्रमा। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखने को यहां पर मिलता है, आइए देखें। यहां पर एक मैं आपको टूर्नामेंट का नाम बता रहा हूं, उसको दिमाग में सेट रखिएगा और एक फैक्ट उसके बारे में रट लीजिएगा। 28वें नंबर का राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। राष्ट्रीय फेडरेशन, सीनियर है तो सीनियर, कौन सी कैटेगरी? एथलेटिक कैटेगरी चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें जो है मध्य प्रदेश की जो खेल एकेडमी है, वहां से कितने मेडल जीत के लाए गए हैं? 3 गोल्ड मेडल जो है जीत के लाए गए हैं। गोल्ड मेडल का प्रश्न वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 28वें नंबर का राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, जिसका आयोजन 21 से 24 अप्रैल 2025 को कोची केरला में किया गया। इसमें मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी, खेल एकेडमी से कितने गोल्ड मेडल जो है लाए गए हैं? तो बोले 3 गोल्ड मेडल लाए गए। इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे देखो, एक खबर ऐसी भी आई, प्रधानमंत्री को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान दिया गया। बस इतना रट लेना है। कौन से देश का? श्रीलंका का। नाम क्या है? श्रीलंका मित्र विभूषण
सम्मान। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि भैया संदेश मैगजीन का जो दायरा है ना, उसको कभी बांधने का प्रयास मत करो, इसका दायरा बहुत बड़ा है, ये हर इंपॉर्टेंट चीज उठा के लिए आते हैं। ठीक है, चलो यहां पर एक देखिए, यहां पर एक कहानी देखिए, ओरछा को काय में शामिल किया गया है, यूनेस्को की, ओरछा को यूनेस्को की HUL में चुना गया है, यूनेस्को की HUL में चुना गया है। बोले HUL क्या होता है? हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप, हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप। ये विश्व धरोहर सूची वाला नहीं है, ये डिफरेंट चीज होती है, हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप। ठीक है, इसको याद रखना है, हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप। ठीक है, यानी कि नगरीय इलाके में, नगरीय क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से कोई एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है तो उसको हम HUL की कैटेगरी में डालते हैं। और इसके लिए किसे चुना गया है दोस्तों? इसके लिए चुना गया है ओरछा को। किसको चुना गया है? ओरछा को। इतनी बात क्लियर हुई। तो ओरछा को हाल ही में यूनेस्को की किस पहल में शामिल किया गया? तो बोले HUL, हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों हमको क्या देखने को मिलती है? हां, मैयर में बनेगा शारदा लोक। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, जाना पाव में क्या बनेगा? भगवान परशुराम धाम। और पांडुरना में क्या बन रहा है? हनुमान लोक। ऐसे ही चित्रकूट में क्या बन रहा है? श्री राम लोक। चित्रकूट में क्या बन रहा है? श्री राम लोक। जाना पाव में भगवान परशुराम धाम, पांडुरना में हनुमान लोक, और मैयर में बनेगा शारदा लोक। ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक अभियान का नाम लिया गया, अनमोल 2.0। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है, अनमोल 2.0। अनमोल 2.0 दोस्तों एक पोर्टल है। क्या है? पोर्टल है। इसका वेबसाइट भी है और इसका एप्लीकेशन भी है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, किस दिन लॉन्च किया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो हमने यहां पर एक और फैक्ट जान लिया, हो सकता है इसका प्रश्न आ जाए 7 अप्रैल, हो सकता है इसका प्रश्न आ जाए 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी आ सकता है। अब जान लेते हैं अनमोल 2.0 के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो 2.0 होता है, 2.0 मतलब दूसरा संस्करण हो गया, दूसरा एडिशन हो गया। अनमोल का फुल फॉर्म क्या है? अनमोल का फुल फॉर्म है ANM ऑनलाइन। ANM का मतलब होता है जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं ना, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, तो यहां पर N का मतलब नर्स से है, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं उनके लिए है, तो ANM ऑनलाइन। ठीक है, अब ये ANM ऑनलाइन जो वेबसाइट है या फिर कहें कि जो ऐप है वो भी 2.0 वाला। तो अनमोल 2.0 वाले ऐप की खासियत ये है कि यहां पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन बहुत सरलता से हो जाएगा। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो गर्भवती महिलाएं हैं, सरकार उनको जो है उनके पोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ तब मिलेगा जब गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन संभव हो पाएगा। और उसी पंजीकरण को सरल करने के लिए अनमोल 2.0 पोर्टल को जो है बना दिया गया है। साथ ही साथ इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे जोखिमों की भी पहचान की जाएगी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम पर आते हैं। साथ ही साथ जब कोई नवजात पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित भी जो सुविधाएं हैं वो भी इस ऐप के माध्यम से संचालित की जाएंगी। ठीक है, तो नाम समझ में आ गया। अनमोल 2.0 कब लॉन्च किया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि 7 अप्रैल को जो है इसको लॉन्च किया गया। 7 अप्रैल और 21 अप्रैल बहुत आ रही है ना, 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे भी बहुत आया आज, तो उसको जो है लॉन्च किया गया। अनमोल का फुल फॉर्म है ANM ऑनलाइन, है ना, तो शॉर्ट में उसको बोल दिया अनमोल। गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, उनकी गर्भावस्था के टाइम पर जो जोखिम, जो रिस्क आती है उसकी पहचान, जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, सारे काम अनमोल 2.0 के माध्यम से किए जाएंगे।
आगे देखते हैं दोस्तों। आज तो मैं स्पीड और तेजी रख रहा हूं कि भाई मैं सबको संतुष्ट कर पाऊं, है ना। सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। आप प्रयास करिए, फिर देखिए कि क्या परिणाम निकलता है, फिर और बेहतर करिए। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ तो मेरे दिल के करीब हमेशा दोस्तों रहेगी, क्योंकि सीआरपीएफ एक ऐसी फौज है जिसका आप वाहवाही बहुत कम सुनते हैं और जिनको सुविधाएं भी दूसरी सेनाओं की तुलना में उतनी अधिक नहीं मिलती। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, देश की सेवा में क्या कम और क्या ज्यादा। परंतु ये देश की, ये दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, याद रखिएगा। और सीआरपीएफ, आप जब आर्टिकल 370 हटा जम्मू कश्मीर में, तब भी सीआरपीएफ ने बहुत तगड़ा काम किया। हम जो पुलवामा अटैक सुनते हैं, पुलवामा अटैक में इतना बेदर्दी से कितने जवान शहीद हुए, तो वो भी सीआरपीएफ के ही जवान थे। नक्सली इलाके में हर साल कितने जवानों की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो वहां पर भी सीआरपीएफ ही तैनात है। यानी कि देश के बाहर और देश के भीतर दोनों की सफाई में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिताजी भी सीआरपीएफ में ही जवान थे और इसीलिए ये मेरे दिल के करीब रहेगा। भारत की हर सेना दिल के करीब है, परंतु यहां पर सीआरपीएफ की चूंकि चर्चा हुई और सीआरपीएफ की चर्चा होती है तो सबसे पहले याद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, क्योंकि सीआरपीएफ का जो मेन जो जन्म माना जाता है वो मध्य प्रदेश के नीमच से माना जाता है। बहुत बड़ा ग्रुप सेंटर है सीआरपीएफ का वहां पर। तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया, ठीक है। और कब मनाया गया? 17 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 17 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस नीमच स्थित जो हेडक्वार्टर, नीमच स्थित जो ग्रुप सेंटर है वहां बनाया गया। और ये सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस था। कौन से नंबर का? 86वां स्थापना दिवस। तो आइए हम 10 सेकंड के लिए आज तक भारत की जितनी भी सेनाएं हैं उनमें जितने भी जवान शहीद हुए हैं, चाहे किसी भी सेना के हों, जितने भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं देश की सेवा करने के लिए, उनके लिए हम 10 सेकंड तक मन में आंख बंद करके हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि कैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, लग्जरी शौक, ये सब ना हासिल करते हुए उनका केवल एक लक्ष्य होता है देश की सेवा करना। और जो लोग कहते हैं कि पैसा भी तो मिलता है, तो भैया आप में काबिलियत है तो आप पहले वहां पे सिलेक्शन लेके बताओ, और आपको पैसा दे रहे हैं आप भी देश के लिए शहीद होके बताइए। इसीलिए हम दोस्तों एक ही नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। यानी कि देश में दो सबसे बड़े लोग यही हैं, एक किसान और एक जवान। और तीसरा जिसकी बात नहीं होती है वो है दोस्तों हेल्थ वर्कर, यानी कि जो स्वास्थ्य, जो चिकित्सा में जो नर्स, जो डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं, तीसरा स्तंभ वो भी हैं इस देश का। तो जय जवान जय किसान और जय स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो सीआरपीएफ का नीमच ग्रुप सेंटर में 17 अप्रैल को 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर निकल के आती है। मध्य प्रदेश में अभी तक जो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है केवल कूनो नेशनल पार्क में जो है चीता थे, लेकिन अब जो है कूनो नेशनल पार्क के साथ साथ चीता को गांधी सागर सेंचुरी में भी छोड़ दिया गया है। गांधी सागर सेंचुरी जो कि मंदसौर में आती है, तो गांधी सागर सेंचुरी में भी चीता को छोड़ दिया गया है। और नौरादेही सेंचुरी में भी चीता को छोड़े जाने की बात चल रही है, चल रही नहीं है, हो चुकी है। अब बस यहां पर भी चीता छोड़ दिए जाएंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में चीता के, अब देखिए मैंने कितना बड़ा बड़ा लिखा है वहां पर, मध्य प्रदेश में अब चीता के 3 घर हैं। मध्य प्रदेश में अब चीता के 3 घर हैं। कूनो नेशनल पार्क जो कि सीहोपुर में आ गया, गांधी सागर सेंचुरी जो कि मंदसौर में लग गई, और नौरादेही सेंचुरी जो कि सागर में लग गई। तो कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी और नौरादेही सेंचुरी 3 घर हो चुके हैं मध्य प्रदेश में चीता के। आपके लिए एक और प्रश्न है, नौरादेही कौन कौन से जिलों में लगती है? आपको एक नाम यह बताना है, कौन कौन से जिलों में नौरादेही लगती है। तो मैं आपसे गांधी सागर के 2 जिले तो मैं आपको बता ही चुका, मंदसौर और नीमच। जो मैं आपसे जवाब चाहता हूं वो 3 जिले वो वाले जो नौरादेही में टच होते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में देने हैं।
इनके नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में जो है दोस्तों देने हैं, और कमेंट सेक्शन का उसूल है आंसर लिखकर ही आप आगे की कहानी को बढ़ाइए। ठीक है, तो दोस्तों आज के समाचार होते हैं यहीं पर समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा 10वें नंबर का लेक्चर रहा, और हम अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई यानी कि 6 महीने का मैगजीन कवर कर चुके हैं। 50% सफर हमारा पूरा हो चुका है, अब बस 6 महीने की मैगजीन और बाकी हैं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी है सिर्फ तभी, और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, कहां से आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, अपना कमेंट करें, अपने जिले का नाम, आगे एक हार्ट इमोजी और डैश लगा के एक प्यारी लाइन आपके मन से कि आपको संदेश इस मैगजीन की सीरीज में क्या वो पसंद है, क्या वो खास बात आपको लगती है जिसकी वजह से आप आते हैं और इस सीरीज को देखते हैं। तो आज के लिए चाहता हूं मैं आप सभी से इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।